गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 मई पर हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक्स के अंदर हम घोलवाद सपोता के बारे में जानेंगे। देन डिप्को वैन क्या है, ये भी इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। देन कोवी सेल्फ क्या है, इसको लेकर डिस्कशन हमारा होगा। ईडीए जो आपका एपिडेमिक डिसीज एक्ट है 1897 का, उसके बारे में डिस्कशन होगा। उल्फा एंड चिपको मूवमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनको लेकर भी जो न्यूज थी वो आपके द हिंदू के अंदर मेंशन करी गई थी। आईबीसी कोड को डिस्कस करते हुए हम ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम गियास जिसको कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा ट्रिप्स को लेकर रहेगा और फाइनली सोलराइजेशन ऑफ सिटीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, आई होप इस तरीके के जो वीडियोस आपको आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पे दिखाई देते होंगे उसको आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तरीका इसका यही है, ये जो वीडियो आपके होंगे 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में ही रन करेंगे, तो काफी छोटे वीडियोस रहने वाला है। आपको वीडियो को स्टार्ट करना है और वहां पर मेरे आंसर देने से पहले आंसर को गैस भी करना है और एक्सप्लेनेशन को उसके बाद बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चलिए, 100 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। अब चलिए जल्दी से यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें, कितना स्कोर आप सेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर 6 का जो स्कोर है उसे एज यूजुअल जो है वो कट ऑफ रखा गया है। 6 का जो स्कोर है कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की, और यहाँ पर जो कट ऑफ भी रखेंगे तो जल्दी से मुझे यहाँ पर कट ऑफ रख के बताएं कितना यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। घोलवा सपोता न्यूज में था, पूछा गया है कि रिसेंटली न्यूज में देखा है इसे, ये कहां से आता है? क्या ये महाराष्ट्र राज्य से आता है, कर्नाटका से आता है, मध्य प्रदेश से आता है या फिर तेलंगाना से आता है? बताइए। एक कंसाइनमेंट जो है आपका धनाऊ घोलवा सपोता का, ये न्यूज में था। इसको लेकर पूरी न्यूज में आपको बताने वाला हूं, बट पहले सोचिए इसके बारे में। चलिए, देखिए घोलवा सपोता जो है एक जीआई टैग इसको मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है वो मिला हुआ है, और ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना काफी इजी हो जाता है, राइट। तो आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी डिमांड यूके के अंदर काफी ज्यादा रहती है, और अभी रिसेंटली एक कंसाइनमेंट जो है वो भी अपेडा, आप जानते हैं अपेडा और मपेडा दोनों के बारे में बताया, एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी बेसिकली ये एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन में हेल्प किया जाता है। और खास तौर पे अपेडा जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर तो खास तौर पे ध्यान देती है। अभी जीआई टैग प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा होते हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन से आते हैं। जैसे कि ये आपका घोलवा सपोता आते हैं महाराष्ट्र से, और यहां से अभी एक कंसाइनमेंट जो है वो भेजा गया यूके के अंदर। इसी वजह से पूरी न्यूज थी। जो आपका सपोता है ये यूजुअली कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इवन आंध्र प्रदेश के अंदर भी ग्रो किया जाता है, और इसको बेसिकली एक यूनिक टाइप का फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ये फ्रूट कहां पर ग्रो होता है, सबसे ज्यादा कर्नाटका में ग्रो होता है। लेकिन अभी न्यूज में क्यों था? अभी महाराष्ट्र की वजह से था। ठीक है, और महाराष्ट्र के यहाँ पे कितना ये उगाया जाता है? दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? सबसे ज्यादा कर्नाटका में। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका घोलवा सपोता है सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन कहां किया जाता है, सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटका। तो वहां पर बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली न्यूज में क्यों था? न्यूज में इस वजह से था क्योंकि महाराष्ट्र यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? कर्नाटका में। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहां पर 4 नाम देकर कि घोलवा सपोता कहां कहां फॉलोइंग में से किन किन जगहों पर उगाया जाता है। एक जगह दे देंगे कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, फिर एक ऑप्शन दे देंगे 1 ओनली। ठीक है, इसी तरीके से 1 एंड 2, सी में हो जाएगा 1, 2 एंड 3, और फिर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहां पर पता है कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर करना है उसका। चलते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि डिप्को वैन को लेकर है। पूछा गया डिप्को वैन किट सीन इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप करी गई है डिप्को वैन किट? आईसीएमआर के द्वारा, एनआईवी नागपुर के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, या फिर एससीटीआई एमएसटी के द्वारा? सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर। चलिए देखिए, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है। इट्स अ डाइपेस वीरियक्स कोविड-19 एलजी एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा फॉर सेरो सर्वेलेंस। अब इसका क्या मतलब है कि ये डाइपेस डेवलप्ड है। डाइपेस क्या है यहां पर? डाइपेस इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस। ये किसकी लैब है? ये डीआरडीओ की लैब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीआरडीओ की लैब के द्वारा ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है इसे बनाया गया है।
और डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया डिप्कोवैन को। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डीआरडीओ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए अभी अगर आपने देखा कोविड के बाद लोग अपने इस तरीके से भी टेस्ट करा रहे हैं कि उनके कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब वो कोविड नेगेटिव हो गए तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कितनी अवेलेबल है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वो फ्यूचर में भी कोविड से फाइट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक किट जो है वो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च करी गई है। चलिए चलते हैं, यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो कि कोविसेल्फ के बारे में पूछा गया। कोविसेल्फ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, कौन सा कथन आपका कोविसेल्फ को लेकर सही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, तो किसके द्वारा बनाया गया वो यहां पर दिया गया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद सच अ टेस्टिंग किट, तो इंडिया पहली कंट्री बन गई है जो इस तरीके की किट को लेकर आई है। इट इज बेस्ड ऑन आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी, आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। एंड इट यूजेस ओरल सैंपल्स फॉर टेस्टिंग, तो यहां पे जैसे कोविड के अंदर भी ओरल सैंपल्स लिए जाते थे, उसी तरीके के जो सैंपल्स हैं यहां पर यूज किए जाते हैं। सोचिए इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा इसका, और न्यूज क्या थी वो भी बताऊंगा, कहां पर ये आई है, क्या काम करती है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए, चलिए देखिए कोविसेल्फ जो है एक सेल्फ टेस्टिंग किट है। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि ये सेल्फ टेस्टिंग किट है कोविड-19 के लिए, जिसको कि कोविसेल्फ कहा जाता है, तभी नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ। ठीक है, तो यहां पे आईसीएमआर ने इसे बनाया नहीं है, अभी आईसीएमआर ने इसे अप्रूव किया है। आईसीएमआर ने इस पर्टिकुलर सेल्फ टेस्टिंग किट को अप्रूव कर दिया, इसी वजह से न्यूज में थी। इट इज लॉन्च्ड बाय पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, और 250 रुपए पर पैक पे ये आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। यहां पे अगर हम बात करें इसका काम क्या रहने वाला, दिस विल हेल्प टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग मोर एंड मोर पीपल। तो आप जानते हैं बीच में क्या हुआ था, जब सेकंड वेव आई थी, इवन टेस्टिंग कराना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफी यहां पर जो वेटिंग थी उसका सामना करना पड़ रहा था। अगर हम मार्च या अप्रैल की शुरुआत की बात करें तो टेस्टिंग में दिक्कत नहीं होती थी, सेम डे टेस्ट होके सेम डे ही कई बार रिजल्ट आ जाया करते थे। लेकिन अप्रैल मिड से जब से सेकंड वेव जो है उसकी प्रॉब्लम हमने फेस करनी शुरू करी, और पूरा एक महीना लग गया कि जब हमें टेस्ट कराते थे उसके 2 3 4 5 दिन के बाद जाके रिजल्ट आता था। तो यहां पर इसी वजह से कोविसेल्फ को लेकर आया गया है, ताकि लोग खुद ही टेस्ट कर सके और पता लगा सके कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ पीपल विल बी एबल टू टेस्ट देमसेल्व्स इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक तो चीज अच्छी शुरू कर दी गई थी, काफी सारी लैब्स के द्वारा वो क्या करते थे, इंडिविजुअल को टेस्ट करने के लिए आपके घर भेजते थे, ताकि कम से कम आपको बाहर ना आना पड़े अपने घर के, और जब आप घर में ही आइसोलेट रहेंगे और पॉजिटिव होंगे भी सही, तो कम से कम दूसरों को वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को भी विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि प्रेशर जो था वो काफी सारी लैब्स के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था। उनके पास इतने लोग ही नहीं थे कि वो हर व्यक्ति के घर में इस कोविड टेस्ट के लिए लोगों को भेज सके, और जितना ज्यादा लोग बाहर जाएंगे टेस्टिंग कराने के लिए, उतना उस वायरस के फैलने के चांसेस जो होते थे वो बढ़ जाते थे। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखें, आई रिमेंबर लास्ट ईयर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं अपना टेस्ट कराने गया था, तो वहां पर मुझसे पहले देवर लाइक 14-15 पीपल जो टेस्ट करा रहे थे, जो एक ही जगह खड़े थे। तो वो एक अपने आप में काफी नेगेटिव चीज हो जाती है, क्योंकि जहां पर 15 लोग एक ही जगह पर खड़े होकर टेस्ट करा रहे हैं, मान लीजिए 15 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को कोरोना है, 14 लोगों को नहीं है, तो ये एक व्यक्ति भी तो उन 14 लोगों को स्प्रेड कर सकता है। तो यहां पर टेस्टिंग जो है अगर वो आइसोलेटेड एनवायरमेंट में हो तो ज्यादा बेहतर होता है, और ये कोविसेल्फ इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, और पहली स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर, यहाँ पे क्या काम करने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, अपने घरों के अंदर ही आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड यूएस टू हैव डेवलप्ड सिमिलर काइंड ऑफ किट, यहां पर इस तरीके की जो किट है वो पहले से ही दूसरी कंट्रीज के अंदर, साउथ कोरिया की बात करें, यूएस की बात करें, वहां पर आ चुकी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है तो आप बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और सीधा अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, दैट इज आंसर विल बी ए। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। जहां पर जब आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स थी, बट यू आर नॉट सपोज टू आंसर ऑल द स्टेटमेंट, यू आर नॉट सपोज टू नो ऑल द स्टेटमेंट्स। आपको सिर्फ 4 स्टेटमेंट का नहीं, अगर आपको पहली 2 स्टेटमेंट के बारे में भी पता होता, आप सीधा आंसर पे पहुंच सकते थे। बट द सर्टेनिटी लेवल ऑफ नोइंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट शुड बी 100%। फिर भी हम तीसरी चौथी स्टेटमेंट को देख लेंगे यहाँ पर, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या वो भी बताएंगे। लेकिन जैसे अगर आपने पहली स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि ठीक है और दूसरी गलत है, तो सीधा आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए बता सकते हैं कि आंसर विल बी ए। आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी गलत हो जाती है, रैपिड एंटीजन पे बेस्ड करता है, और यहां पर जो नेजल स्वॉब होता है ना वो यहां पर लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओरल स्वॉब जो है, ओरल सैंपल्स की बात नहीं करी जा रही है, नेजल स्वॉब की बात करी जा रही है। तो आंसर क्या होगा, नेजल स्वॉब के बाद ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, किट देख लेते हैं किस तरीके से दिखती है।
चलिए देखिए, कोविसेल्फ कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि आपसे पूछ रही है इनकरेक्ट के बारे में। एपिडेमिक डिसीज एक्ट को लेकर पूछा गया है और पूछा है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर आजकल काफी न्यूज आ रही है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो कि एज ए साइड इफेक्ट कोविड-19 के टाइम पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट के तौर पे ब्लैक फंगस भी निकल के आ रहा है, और इवन गुजरात के अंदर तो इसको एपिडेमिक भी बना दिया गया, इवन बिहार के अंदर भी इसे एपिडेमिक के तौर पे बताया गया। ठीक है, तो एपिडेमिक एक्ट के अंदर इसे डाला गया है नोटिफाइड डिसीज के तौर पे। गुजरात के अंदर भी काफी सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक जो हमारा सेकंड चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, जहां पर मैंने इसके बारे में आपको काफी तफसील से बनाया था कि इसके अंदर जो ज्यादातर केसेस है अहमदाबाद राजकोट से निकल के आ रहे हैं, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यही काम होता है, फिर आईएएस ऑफिसर जो है बीच में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन सब चीजों को मैनेज करने की, वो आप ही लोगों की हो जाती है। अगर वहां पर भी देखे तो डीसी का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मीडिएट करते हैं इस चीज के अंदर। कल वो चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अहमदाबाद सिटी के अंदर राजकोट सिटी के अंदर मैनेज किया। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहली स्टेटमेंट कहती है इसको लेकर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि मलेरिया को टैकल किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड अपॉन कंपनसेशन फॉर द डिसीज फैमिली। तो यहाँ पे जो डिसीज फैमिली जिसकी मृत्यु हो जाती है वहां पे कॉम्पनसेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1887, 1887 के अंदर इसको लेकर आया गया था। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी रिसेंटली बिहार जो है और इवन गुजरात ने भी इसको एपिडेमिक जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया था, और जो बिहार है वहां पर इसे ये जो पर्टिकुलर ब्लैक फंगस है इसको नोटिफाइबल डिसीज के अंदर एपिडेमिक एक्ट के अंदर डाला गया है। तो यहां पर आपको आंसर बताना है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू टैकल द एपिडेमिक, क्योंकि उस टाइम पे बुबोनिक प्लेग जो था उसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो बुबोनिक प्लेग को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर आया गया था, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, अगर आपने स्पेक्ट्रम ध्यान से पढ़ी हो तो स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बुबोनिक प्लेग की वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, और उस टाइम भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो था अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था कि आप लोग जो है हेल्थ के अंदर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हमारे सारे रिसोर्सेज को लूटते जा रहे हैं, और जो हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्लेग की वजह से जान जा रही है। प्लेग के टाइम में भी जब लोगों की जान जा रही थी तब भी यहां पर जो पेजेंट्स थे उनसे टैक्स वसूल किया गया, लोगों से टैक्सेस वसूल किए गए, जहां पर लोगों ने अंग्रेजों की जो पूरी हुकूमत थी उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। तो यहां पर बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि यहाँ पे इट वाज इंट्रोड्यूस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होता, लेकिन जो यहाँ पे बीमारी का नाम दिए मलेरिया वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये बुबोनिक प्लेग के खिलाफ आया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड अपॉन द कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन जो है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? सोचिए क्या हो सकता है आंसर इसके अंदर। तो यहाँ पे द स्टेट गेट्स टू डिसाइड द कॉम्पनसेशन फॉर एनीवन हु डाइज ऑन ड्यूटी वर्किंग अंडर दिस एक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट मोर और लेस आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1887, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 1897 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट, और आपको बताना क्या था? आपको इनकरेक्ट ही बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा बिहार का केस भी, गुजरात का केस भी ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटीज जो है, दे टेक स्पेशल मेजर्स। इवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनेंगे, एडीएम्स बनेंगे, डीसीस बनेंगे, डीएम बनेंगे, आप लोगों को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लेने पड़ेंगे। और चाहे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें जो गुजरात के वेरियस सिटीज का एग्जांपल मैंने दिए वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर डिसोबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। दीज आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के 188 के अंदर ये आता है, और कभी भी कोई यहाँ पे डिसओबे करता है इसका तो भी यहाँ पर एक्शन लिए जा सकते हैं। तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर आ गया, और वहां पर किसी तरीके का जो डिफाइंस है वो देखने को मिलता है, तो पेनल्टी के प्रोविजन भी इसके अंदर लगाए गए हैं। चलिए तो ध्यान रखिएगा एपिडेमिक डिसीज एक्ट, आंसर आपका सी हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो दिस इज एपिडेमिक डिसीज एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के अंदर इसको लेकर आया गया था। और लास्ट टाइम भी, क्योंकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, नर्सिस थे, डॉक्टर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको भी प्रोटेक्शन देना काफी जरूरी था। तो यहाँ पर जो चेंजेस करे गए थे, जिसके अंदर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल की डेफिनेशन जो थी वो चेंज करी गई थी, और इनमें इन सब लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ तक को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। ये सब चीजें यहाँ पर हमने चेंज करी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मिलिटेंट आउटफिट अल्फा जो है वो कौन से राज्य से आती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचिए कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। न्यूज में क्यों थे? क्योंकि उल्फा ने अभी कुछ दिन पहले ओएनजीसी के कुछ एम्प्लॉइज थे असम के अंदर, उनको यहाँ पर एबडक्ट किया था,
और अभी जो है अबडक्टेड ओएनजीसी एम्प्लॉइज जो हैं उनको यहाँ पर रिलीज किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर इसको न्यूज़ के अंदर जगह दी गई थी। और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आती है, क्या पर्पस है, क्या किया जाता है इसके द्वारा, कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उल्फा जो है ये बेसिकली किस आइडियोलॉजिकल स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? ट्रीटी ऑफ यानडबू थी, ये भी अगेन मैंने आपको पढ़ाया है स्पेक्ट्रम के अंदर। ट्रीटी ऑफ यानडबू कब की है? 1826 की। तो ये जो ट्रीटी ऑफ यानडबू है बेसिकली इसके थ्रू एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुई थी उसके बाद पीस को एस्टैब्लिश किया गया था। ये कोई सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि असम इंडिया का पार्ट है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे थिंक कि असम जो है एक ऑलवेज इंडिपेंडेंट कंट्री थी और उसको उसी तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, सेसेशनिस्ट नहीं है क्योंकि इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी जो है असम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको इंडिया में नहीं होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आंसर जो होगा, क्योंकि असम के बारे में बात करी, आंसर हो जाएगा आपका असम। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज की सीरीज और जो 200 डेज की सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं अगर आप डे वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ यू हैव अराउंड 140 डेज का टाइम आपके पास है, तो आप 100 और 200 डेज दोनों के अंदर जा सकते हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि देखिए आपको प्रीलिम्स के अंदर जो स्कोर है वो कम से कम आपका 60% से ऊपर रहेगा, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर आप अगर 2 आवर्स डेली बेसिस पे दे देते हैं इन 100 डेज सीरीज, और जो आपकी 200 डेज सीरीज है यहाँ पे 2.5 और 3 आवर्स का टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर मेंस का मॉड्यूल जो है वो भी शामिल है। तो डेली बेसिस पे जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब मत करिएगा, 2 घंटे इसमें जरूर दीजिएगा डेली बेसिस पे। और जो आपको डेली असाइनमेंट दिए जाते हैं, वीडियोज हो गए, एमसीक्यूज हो गए और आंसर राइटिंग हो गया, वो डेली जरूर करिएगा। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, जो 100 डेज के बाद, जो आज आपकी परफॉर्मेंस और जो 100 डेज के बाद होगी, उसमें आपको एक जो डिफरेंस है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 2022 के मिशन के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको 500 डेज का जो कोर्स है वो आपको दिया गया है। तो डेली बेसिस पे आपको इसके अंदर भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन द कोर्स इज फॉर 500 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है चिपको मूवमेंट जो है वो अपिको मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुआ है, जो कि कर्नाटका से आता है। जो ये चिपको मूवमेंट है इसे चमोली वैली उत्तराखंड के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। एंड इट सो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज वेल, तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहता है। द मूवमेंट वाज स्पेयरहेडेड बाय एक्टिविस्ट पांडुरंग हेगड़े। तो यहाँ पे किसके द्वारा ये जो पूरा मूवमेंट था चलाया गया था उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। सोचिए इसके बारे में, रीसेंट अगर न्यूज पे नजर रख रहे हैं और जो मैं आपको यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस कराता हूँ डेली बेसिस पे, उस पे नजर रख रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर करना उतना मुश्किल नहीं होगा। सैटरडे को हमने जो हिंदू एनालिसिस किया था वहां पर पार्शली इसको डिस्कस किया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं अगेन। चलिए, आप जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट थे, और यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट थे इसके उसको स्पीयरहेड किया था, इसके लीडर भी थे, उनकी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि जो पूरा आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जैसे ही अगर आपको सिर्फ ये चीज पता होती, द पावर ऑफ एलिमिनेशन को आप यूज करते, देखिए जो एलिमिनेशन है कुछ हद तक आप काफी सारे क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपको कम जगह मिलेगी। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके, जैसे यहाँ पे चौथी स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, आप सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ऐसे भी आपको जो ऑप्शंस है वो मिलने वाले हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर भी मिलने वाले, कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक क्रूशियल स्टेटमेंट, इसे क्रूशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन कहते हैं, अगर आपने ये एलिमिनेट कर दी उसके बाद जो सीधा आंसर है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चिपको मूवमेंट वाज द अपराइजिंग अगेंस्ट, जहां पे ट्रीज को गिराया जा रहा था और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तब जो उत्तराखंड था यूपी का पार्ट हुआ करता था, 1973 की बात करी जा रही है। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनको गले लगाना शुरू कर दिया, तभी इसका नाम चिपको रखा गया। हक करना शुरू कर दिया कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा। सो पीपल स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। इट वाज अ साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जिसमें इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को क्या किया गया, कंडेम किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे एक फेमस गांधीयन थे, उन्होंने इसको लीडरशिप दी थी अपनी, जिनकी अभी डेथ हुई है। इसी वजह से चिपको मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे चिपको एक स्लोगन भी दिया गया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी जो है वो आपकी परमानेंट इकोनॉमी है। दोनों एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। विमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा था। वैसे भी देखिए आंसर तो आपके सामने आ गया सी, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक ही हो जाएगी। चमोली से इसे शुरू किया गया, ऑब्जर्व किया गया, विमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन अब बात करते हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं है।
ठीक है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नाउ अब मुझे आप में से बताएं लोग कि अपिको मूवमेंट जो है वो कहां से आता है, कहां से इंस्पिरेशन मिली चिपको मूवमेंट को, अपिको से मिली। चलिए देखिए पहले कौन सा हुआ था, पहले चिपको मूवमेंट हुआ था, उसके बाद अपिको हुआ था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चिपको मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड नहीं, चिपको मूवमेंट इंस्पायर्ड, चिपको मूवमेंट ने अपिको को इंस्पायर किया था, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में हुआ था। तो इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है, और मैंने जो 1 2 3 आपको बताया वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इवन तो लोकेशन सही दी है कि क्या वो कर्नाटका में हुआ था, बिल्कुल ठीक है कर्नाटका में हुआ था। तो ऐसा लग सकता है वहां पर जल्दी जल्दी में हम आंसर कर सकते हैं कि हाँ यार वो भी तो कर्नाटका में हुआ था, लेकिन दैट हैपेंड इन 1989। और ये कब हुआ था, 1973 में। जो ये उत्तराखंड वाला आपका है, जो पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, वो 1973 में हुआ है, और वो दूसरे वाला 1989 में हुआ है। तो चिपको जो है अपिको से कैसे इंस्पायर हो सकता है, चिपको ने रादर अपिको को इंस्पायर किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। हेंस आपकी जो स्टेटमेंट सी है, या कहें कि जो ऑप्शन सी है, वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बारे में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि आईबीसी के बारे में है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अंडर आईबीसी कोड कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में शुरू करी जा सकती है, कॉर्पोरेट डेटर, लेंडर के अगेंस्ट में, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, पर्सनल गारंटर, ऑल ऑफ द अबव। रिसेंटली एक केस था जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह देखा कि कॉर्पोरेट डेटर्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं वो पैसे को पे नहीं करते, काफी सारा पैसा बैंकों से ले जाते हैं और उसके बाद पैसा पे नहीं किया जाता है, फिर वो एनपीएस बनते हैं, फिर कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आया जाता है, और जिसके बाद नुकसान किसको होता है, जनता को ही नुकसान होता है। क्योंकि जब बैंकों को नुकसान होगा, बैंकों को खुद तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में वहां पर डिपॉजिट है, उसके ऊपर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो बैंक कम कर देगा, और जितना भी एनपीए होगा उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप लोगों का जो सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, अगर उसको 3.75% भी कर दिया जाता है, तो बैंकों को इससे काफी ज्यादा जो भी उनके लॉसेस होते हैं वो काफी हद तक कवर हो जाते हैं। तो यहां पर जो भी कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनको यहां पर ठीक करने के लिए कुछ यहां पे प्रोसीडिंग जो है वो यहां पर एक नया प्रोविजन लेके आया गया था। बताता हूं पूरी स्टोरी वैसे आपको, लेकिन हिंदू एनालिसिस अगर ध्यान से देख रहे हैं उसमें मैंने ये डिस्कस भी किया था। लेट्स सी कितने लोगों ने वो चीज ध्यान से पढ़ी है और ध्यान से वो वीडियो देखा, तो ये आंसर करना ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ टाइम पहले ये देखा गया कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, बैंक से या अदरवाइज भी लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन का पैसा इनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर्स अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो क्या किया जाता है, इसके अंदर एक गारंटर होता है, पर्सनल गारंटर, जो कि आपने देखा होगा जब वैसे भी हम कोई डॉक्यूमेंट जो है साइन करते हैं, इवन सिविल सर्विस का एग्जाम भी जब आप क्रैक करेंगे तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। ठीक है, उस बॉन्ड के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा बंदा अपने सिग्नेचर करेगा, तीसरा बंदा अपने सिग्नेचर, वहां पे 2 गारंटर जो होते हैं उनके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने साइन किया था तो हमारे साथ जो दूसरे हमारे बैचमेट्स थे, हमने एक दूसरे के लिए साइन किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने साइन किया, तो मेरे एक और बैचमेट ने मेरे साथ गारंटर के तौर पर साइन किया, और दूसरे ने भी गारंटर के तौर पे साइन किया, उनके फॉर्म के ऊपर मैंने गारंटर के तौर पे साइन किया। इस तरीके से हमने वहां पर साइन किए थे, जो कि आपको भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी होते हैं, जहां पर जब लोन लिया जाता है पर्सनल गारंटर के तौर पे लोग साइन करते हैं। लेकिन जब यहां पर पैसे नहीं दिए जाते, पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में आईबीसी जो होती थी उसको शुरू नहीं किया जाता था, रादर रेजोल्यूशन को ढूंढा जाता था कि जो डेटर पैसे नहीं पे कर पा रहा है इसके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आना चाहिए, ताकि जितने भी पैसे ये दे सकते हैं दे पाए, अदरवाइज कोई प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पर कम से कम शुरू करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए पर्सनल गारंटर जो होता है इसको आप क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि पर्सनल गारंटर जो है कई बार देखा गया कॉर्पोरेट डेटर के साथ हैंड इन ग्लव होता है, और इसकी वजह से जो पैसा है वो कॉर्पोरेट डेटर तो पीछे हट जाता है, और फिर हम रेजोल्यूशन प्लान लेके आते हैं। रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बंदे को भी टारगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये भी उससे मिला हुआ है, या फिर जो इसने साइन किया इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसा देने की, तो इसको भी हमें यहां पर अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट डेटर्स हो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स हो, या फिर पर्सनल गारंटर हो, ठीक है, ये सी जो है ना, इसकी वजह से पूरी न्यूज थी, इसकी वजह से क्वेश्चन बनाया गया, अदरवाइज तो आंसर तो डी हो जाएगा हमारा। तो पर्सनल गारंटर्स को भी अभी अकाउंट फॉर किया जाएगा आईबीसी प्रोसीडिंग के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो गारंटी दे सोच समझ के दे, बिना एक अच्छे क्रेडिबल बंदे जो यहां पर लोन ले रहे हैं उसके भी सिवा कोई और व्यक्ति अगर लोन लेता है तो वहां पर वो गारंटी देने के लिए ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और आईबीसी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि गैस को लेकर है। GIAHS टैग जो है वो यहां पर इन तीनों साइट्स को दिया गया है, ये बात तो श्योर है, लेकिन आपसे पूछा कि आप क्रोनोलॉजी बताइए इसकी। ठीक है, कि पहले किसको मिला, दूसरे नंबर पे किसको मिला, तीसरे नंबर पे किसको मिला। ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइट को लेकर, जो कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है, उसको लेकर पब्लिक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको लेकर ये आया गया था अभी रिसेंटली। चलिए मैं बता देता हूं, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो न्यूज में था, कोरापुट उड़ीसा का, तो ये भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन अभी न्यूज में क्यों था, न्यूज में था अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए। अब मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं यहां पर। तो
जो कुटनैंट केरला का है, ठीक है, कुटनैंट केरला का जो है बिलो सी वाटर लेवल फार्मिंग यहां पे करी जाती है, 2013 के अंदर इसको रिकॉग्निशन दी गई थी, ठीक है। फिर कश्मीर फॉर पैम्पोर कारेवास, कारेवास के लिए जाना जाता है, इसके बारे में एनसीईआरटी में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। इवन 2-3 साल पहले प्रीलिम्स के अंदर कारेवास को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये रिकॉग्निशन मिली थी इसको 2011 को। और उड़ीसा का जो आपका रिच बायोडाइवर्सिटी इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसको 2012 के अंदर यहां पर रिकॉग्निशन दी गई है। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले 2, देन 3, देन 1, ठीक है। सो यहां पे योर करेक्ट आंसर विल बी बी हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ग्यास जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस को, ताकि क्रिएट किया जा सके। सो आंसर विल बी बी। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। GIHS के बारे में चलते हैं यहां पर 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ट्रिप्स अग्रीमेंट को लेकर है। पूछा गया ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 1975 में एनफोर्स किया गया था, हो सकता है ये WTO, जितने भी WTO के ऑल द WTO मेंबर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये भी पॉसिबल है। इट्स पर्पस इज टू सेफ गार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ कंट्रीज एंड अलाउ लेजिटिमेट ट्रेड इफ द नीड अराइजेस। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेफ गार्ड किया जाता है IP को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, राइट ऑफ कंट्रीज को, और लेजिटिमेट ट्रेड जो होता है उसको अलाउ किया जाता है यहाँ पर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अभी रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट किया WTO को फॉर द ट्रिप्स वेवर, ट्रिप्स को वेव करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा करी गई है। इसी वजह से ट्रिप्स को लेकर आपको डेली बेसिस पे न्यूज पढ़ने को मिल रही होगी। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं इसे, एक अग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल का IP राइट्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। ट्रिप्स जो है वर्किंग में आया था 1995 को, ठीक है, 1975 नहीं। और मैंने आपको बताया कि यूजुअली UPSC ईयर्स के ऊपर कुछ नहीं पूछता, और पूछेगा भी सही तो इतने सालों का डिफरेंस आपको जरूर देगा ताकि आप गेस कर पाए। नाउ 1995 को ट्रिप्स आया था एज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट जिसने एस्टैब्लिश किया था WTO को। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई आप A और D को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द WTO मेंबर्स? तो यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द WTO मेंबर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या इसका पर्पस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, क्योंकि देखिए नाम में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो यस उसको सेफगार्ड करना इसका मेन राइट है। तो आंसर हो जाएगा 3। इट्स पर्पस इज टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आंसर विल बी C। ध्यान रखिएगा ट्रिप्स के बारे में। और ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका WTO के अंदर ट्रिप्स वेवर की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन देखकर अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू बी सोलराइज्ड कंप्लीटली? कौन सी ऐसी सिटी है जिसको कि पूरी तरीके से, पहली सिटी बनी है जिसको कि पूरी तरीके से सोलराइज कर दिया गया? दीव है, कोचीन, जामनगर या फिर जैसलमेर? बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यहां पर जो स्कीम है उसको लॉन्च किया था फॉर 100% सोलराइजेशन। और यहाँ पे अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले उड़ीसा के कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन जो था इसको सूर्य नगरी में तब्दील करने की बात करी गई थी। दीव बिकेम द फर्स्ट सिटी टू बी कंप्लीटली सोलराइज्ड। और यहाँ पे इसके लेकर अगर बात करी जाए तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल नीड्स है दीव की, ये अपनी सोलर एनर्जी से मीट करता है। इन द ईयर 2016 ये जो है कंप्लीटली सोलराइज हो चुका है। उसके बाद कोनार्क सन टेम्पल के बारे में भी बात करी गई थी कि इसे सूर्य मंदिर और सूर्य नगरी जो है इसको भी कंप्लीटली सोलराइज किया जाएगा। कोनार्क सन टेम्पल जो है 13वीं सेंचुरी का सन टेम्पल है, उड़ीसा में लोकेट करता है। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंह देव द फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। तो कलिंगा आर्किटेक्चर का टेम्पल ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों चीजें न्यूज में थी, दीव भी न्यूज में है और आपका जो सूर्य नगरी है वो भी न्यूज में है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कोनार्क सूर्य नगरी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। दीव जो है पहली सिटी बनी है, कंप्लीटली सोलराइज हो चुकी है, वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प मिली है इन 10 क्वेश्चन से और इसकी जो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस करी। कभी भी ये मत सोचिएगा दीज 10 क्वेश्चन आर ओनली द 10 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन के बराबर भी हो सकते हैं अगर उसको सपोर्ट में दी गई एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने आप में काफी आपको एग्जाम में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही होता है और आंसर भी उसका एक होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में अगर आपको इनफ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो उसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर। When you like the video, 500 लाइक्स अगर एक दिन के अंदर टच होते हैं, विल शेयर अ PDF। जो PDF होने वाली है इस महीने की, वो हम जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर शेयर कर देंगे। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसे 2 मिनट के अंदर।
सबसे पहले शुरुआत हुई थी गोलबा सपोता के बारे में। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको रिकॉल करना है, तो जितना बेहतरीन तरीके से, जितना ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको भी रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। एट द सेम टाइम जो और चीजें भी आपको याद आती हैं वो भी मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पूछता हूँ कि गोलबा सपोता सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर राज्य का नाम तो लिख के दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें आपको इसको लेकर याद है कि इसका पर्पस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये उगाया जाता है, वो भी चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, कर्नाटक के अंदर। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र ने यूके को ये फ्रूट जो है एक्सपोर्ट किया है। फिर हमने डिपकोवेन के बारे में डिस्कशन किया था, कौन लेकर आया इसे, मैंने आपको बताया था दीपास इसको लेकर आया। दीपास क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, ये डीआरडीओ की एक लैब है, ये ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इसको लेकर आया गया। देन कोविसेल्फ क्या है, सेल्फ टेस्ट आप कर पाएंगे, तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्या इंडिया पहली कंट्री है, नहीं, हमसे पहले भी काफी सारी कंट्रीज इसको लेकर आ चुकी हैं। इसके अंदर नेजल स्वैब की जरूरत पड़ती है, आपके जो नेजल रीजन होता है वहां से सैंपल लिया जाता है, ओरल आपके गले से नहीं लिया जाता। आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ये भी चीज हमारी गलत हो जाती है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के द्वारा इसे बनाया गया है। फिर हमने एपिडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से मुझे बताएं जब ये लाया गया था पुराने टाइम में तो ये किस वजह से लाया गया था, कौन सी ऐसी डिसीज थी। तो 1897 में इसे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने लेकर आए थे वो, और अभी ब्लैक फंगस के लिए जो ब्लैक फंगस है उसको भी इसके अंदर डाल दिया गया है। बिहार ने इसे नोटिफाई किया है एंड गुजरात ने इसे इस एपिडेमिक के तौर पे यहाँ पर लेबल भी किया है। अल्फा कहां से आती है, ओएनजीसी के जो एम्प्लॉइज थे उनको रिलीज किया गया अभी, और ये आता है असम से। सेसेशनिस्ट नहीं है, असम को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं। अगर 2 घंटे डेली दे सकते हैं या 3 घंटे दे सकते हैं और कमिटमेंट के साथ दे सकते हैं तो क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज और 200 डेज की सीरीज में एनरोल करा लीजिएगा, बिकॉज योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव रिमार्केबली आफ्टर द 100 डेज। वो आपको 10, 15, 20 दिन के बाद ही रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये बताइए, पहले चिपको मूवमेंट आया था, अपीको मूवमेंट आया था, साथ ही साथ ये बताइएगा कि चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे, उनका नाम बताइएगा, और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमने डिस्कस किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है उनकी अभी डेथ हुई थी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से। इस वजह से क्वेश्चन जो है सीरियस से आ सकता है। बाकी सब चीजें कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। आईबीसी के बारे में डिस्कशन किया था। अभी पर्सनल गारंटर जो थे उनको टारगेट किया जाएगा, ये जो पूरी न्यूज थी कॉर्पोरेट डेटर के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। देन वी डिस्कस अबाउट GIAHS टैग के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टैग था किसको मिला था 2011 में, कारीवस JNK, फिर कुतनन केरला, देन कोरापुत उड़ीसा। और अभी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो उड़ीसा का है, कोरापुत का, ये दोबारा से न्यूज में था, इस वजह से डिस्कशन हमारा हुआ है। देन हमने ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये जो है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द WTO मेंबर्स, यस और नो, ये बताइएगा। एनफोर्स किया गया था 1995 के अंदर। 1995 के बाद पर्पस क्या है, सेफ गार्ड करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, यस ऑल द WTO मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। साउथ अफ्रीका और इंडिया किस चीज के वेवर की बात कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू बी सोलराइज्ड, तो दीव के बारे में बात करी गई थी। और मैंने आपको जो हमारा कोनार्क सन टेम्पल, कोनार्क टाउन जो है जिसको सूर्य नगरी में तब्दील करने की बात करी जा रही है, उसको लेकर न्यूज दे गई थी, इसी वजह से हमने ये डिस्कशन यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो न्यूज है वो हमारी कंप्लीट होती है और यहाँ पे रिवीजन जो है वो भी हमारी कंप्लीट होती है। जल्दी से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है GIAHS क्या है, इसके बारे में एक लाइन में आंसर करिएगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बताना इसको कमेंट सेक्शन के अंदर, बट अगर पता है वैसे तो हमने आज ही डिस्कस किया तो बताइएगा, नहीं पता है तो प्लीज ऐसे सर्च करके जरूर बताइएगा। देन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो GI टैग है बासमती के लिए वो पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है, लेकिन GI टैग का क्या फायदा होता है और ये जो पाकिस्तान को GI टैग दिया गया है इससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में या फिर यहाँ पे ग्रुप के अंदर जरूर बताइएगा। दिस इज द UPSC मेंस का ग्रुप जहां पर आप अपने मेंस के आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। दिस इज द इंटरव्यू का ग्रुप, जब भी मैं आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन देता हूं तो आप अपने आंसर्स ऑडियो फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में यहां पर सबमिट कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल, नेटवर्क UPSC कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज अ न्यू चैनल जहां पर आपको द हिंदू का एनालिसिस रोज प्रोवाइड किया जाता है। इवन इंडिविजुअल आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी यहां पर दिए जाते हैं। जैसे कि कल जो था WHO के ऊपर आर्टिकल दिया गया था जिसमें कोवैक्सीन को अप्रूवल WHO ने अपनी लिस्ट में नहीं रखा है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, वो यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो और भी जो डेली बेसिस पे एनालिसिस है या फिर डेली बेसिस पे जो इंडिविजुअल आर्टिकल्स आते हैं वो सेकंड चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये चैनल, वैसे मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन किया हुआ है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको भी साइड में दिख रहा होगा पिन चैनल, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरे पास टेलीग्राम कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक। जल्दी से अपने मार्क्स बता दीजिए कितना आपने स्कोर किया है, 6 से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। देखिए, नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा। सेकंड टाइम में जब आप देखते हैं तो अपने नोट्स प्लीज 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 जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे भी नोट्स बना के आपको दे दे, लेकिन जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, वर्बेटिम नहीं होने चाहिए। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ एज इट इज लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अपना पर्सनल टच डालेंगे, अपना खुद डायग्राम कोई बनाएंगे, अपना कोई निमोनिक बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कुछ भी लिखेंगे,
तो यहाँ पर वो नोट्स आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। तो नोट्स अपने जरूर बनाएं, चाहे आप हैंड रिटन बनाएं या फिर आप चाहें तो कंप्यूटर में बनाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इवन जो नेक्स्ट जो न्यू चैनल है उसका जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे बताइएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।